गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों का टॉपिक जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण है वही चल रहा है। उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है कि समस्याएं। ठीक है ना। क्या समस्याएं हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 तक की आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए परमावश्यक है। इस सार्वभौमिकता में अधोलिखित समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? सुविधाओं का सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, शिक्षा के बीच में ही छोड़ने की सार्वभौमिकता का, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पॉइंट को हम लोग बात करते हैं, सुविधाओं की सार्वभौमिकता। आप लोग देखते होंगे, जिस भी मोहल्ले में रहते हो या फिर अगर आप लोग गांव से रिलेटेड हो तो आप लोग देखते होंगे कि जो सरकारी लाभ है, ठीक है ना, या जो हमारे प्रशासन की तरफ से जो लाभ दिया जाता है वो कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है ना। चुनिंदा लोग कैसे? जो किसी के चाटुकार होते हैं उनको वो लाभ प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है ना। जिससे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाता है। जो सुविधाएं ऊपर से सरकार के माध्यम से गांव तक पहुंचती हैं प्रधान के माध्यम से, तो जो गांव के प्रधान होते हैं उनके जो चाटुकार होते हैं, ठीक है ना, जो चमचे होते हैं, उनको वो चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन गांव में जो अन्य गरीब तबके का नीचे स्तर का जो है, जो मनु महाराज के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बताई गई थी, उसमें जो निम्न श्रेणी में लोग, शूद्र लोग आते हैं, उन लोगों को जो बताया गया था उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ठीक है ना। आज भी, ठीक है ना, हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं आज भी आ रही हैं। नामांकन की सार्वभौमिकता। जो हमारे सरकारी अध्यापक हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जो नामांकन संख्या है उसमें ईमानदारी से कार्य कर नहीं रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो जिस भी विद्यालय में है उसके आसपास देखते ही नहीं है कि कहाँ पे क्या कैसी वो है। कुछ लोगों को ज़्यादा दूर ना उनको जाना पड़े, तो कुछ लोगों को नामांकन संख्या कागज में ही केवल बढ़ा देते हैं, ओरिजिनलिटी कुछ और होती है, जो कि वो वंचित हो जाते हैं शिक्षा से। इसके बाद जीविकोपार्जन के लिए ही हमारे जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं वो शिक्षा को बीच में ही छोड़कर और अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किसी फैक्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में, गांव में खेती किसानी करने लगते हैं। ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है, समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो संविधान का जो कानून था, जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा, वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है ना। इसके बाद ये कुछ पॉइंट लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बात करेंगे, प्रयास। इनके लिए क्या प्रयास किए गए हैं हमारे स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात, क्या क्या प्रयास किए गए हैं कि सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। केवल उन लोगों को नहीं जो प्रशासन के साथ कार्य करते हैं या फिर जो किसी प्रशासनिक सेवा के चाटुकार होते हैं, ठीक है ना, या अनदर्स। प्रयास क्या क्या किए गए आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला प्रयास है वैदिक शिक्षा एवं बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है ना। वैदिक शिक्षा में क्या होता था कि गुरुकुलों का निर्माण कराया जाता था। वहाँ पर
शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है ना। इसके बाद उसमें जो दोष रह गए थे वो बौद्ध कालीन में समाप्त करके और स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा, जो वैदिक शिक्षा में एक दोष था। इसके बाद मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा में क्या हुआ, धर्म के प्रति शिक्षा जागृत होने लगी। 1813 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा पर बल ज्यादा आने लगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या हुआ कि उसमें कुछ लोग ये चाहते थे कि मतलब अंग्रेज ये चाहते थे कि जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा है उसका क्या कहते हैं विकास होना चाहिए। जो हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग थे वो चाहते थे कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक भाषा है, उसका ही विकास होना चाहिए। तो इस पर भी बहुत विवाद होता रहा। मैकाले का विवरण पत्र आया, उसमें भी अंग्रेजी शिक्षा पर भी बल देने लगा। लॉर्ड ऑकलैंड का विवरण पत्र आया, वुड डिस्पैच में भी बहुत सारी शिक्षाएं की बात करी गई, अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई। हंटर कमीशन आया, हंटर कमीशन में भी शिक्षा के स्वरूप को बदलने की कोशिश करी गई, ठीक है ना। शिमला शिक्षा सम्मेलन आया, ठीक है ना। ये सारे जो आयोग आ रहे थे, अधिनियम आ रहे थे, ठीक है ना, शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव आ रहे थे, प्रपत्र आ रहे थे, ये सारे स्वतंत्रता पूर्व थे, जो पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ थोड़ा बहुत प्राच्य शिक्षा पर बल दे रहे थे। वुड एबट की रिपोर्ट आई जिसमें इन्होंने प्राच्य शिक्षा पर थोड़ा सा इन्होंने बल दिया। वर्धा शिक्षा है, इन्होंने बुनियादी शिक्षा को ज्यादा माना। इन्होंने कहा कि जो हमारी व्यवहारिक शिक्षा है हमको उस पर ज्यादा बल देना चाहिए ताकि क्या कहते हैं जीविकोपार्जन के लिए सहायक हो सके। सार्जेंट योजना आई जो इतनी दीर्घकालीन योजना थी, जो आते ही उसका आज तक पालन नहीं हो सका। उसके बाद स्वतंत्रता उपरांत इसके बारे में आप लोगों को मैडम ने बताएंगी या धीरे धीरे बता रही होंगी आयोगों के बारे में, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता जब प्राप्त हो चुकी उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, जिसमें उन्होंने शिक्षा के 3 स्वरूपों की बात करी, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा की, ठीक है ना। इसके बाद मुदालियार आयोग आया, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की बात करी। कोठारी आयोग आया, इन्होंने तीनों प्रकार की शिक्षा की बात करी, अनिवार्य शिक्षा की बात करी, व्यवहारिक शिक्षा की बात करी, माध्यमिक शिक्षा की बात करी और क्या कहते हैं जो हमारी उच्च शिक्षा है उसके बारे में बात करी। इसी के बाद इन्होंने इसका जो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, उसका भी अपडेटेड रूप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आचार्य राममूर्ति समिति, यशपाल कमेटी, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इन सारी कमेटियों का, इन सारे आयोगों का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य की जाए, ठीक है ना, उन लोगों तक पहुंचाई जा सके जो शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, ठीक है ना, जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, ठीक है। ये इन सारे लोगों का, इन सारे आयोगों का प्रयास था, स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी। इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया, जहां पे बच्चों को और छूट दी जाने लगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को थोड़ी और रियायत दी गई, एमडीएम आने लगा ताकि बच्चे मोटिवेट हों, स्कूल आवे, उनको यहाँ खाना मिलेगा, यहाँ भोजन, यहाँ पर बस्ता मिलेगा, ड्रेस मिलेगी, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इस वजह से आरटीआई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा में सभी का अधिकार होना चाहिए। इन सारे प्रयासों के माध्यम से शिक्षा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, शिक्षा व्यक्ति, सामाजिक तथा राष्ट्र प्रगति के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। इन्हीं आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए इन सारे आयोगों का निर्माण हुआ और इनका सिर्फ और सिर्फ यही मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके।
शिक्षा की अनिवार्यता देश की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल समाज के नव निर्माण के लिए अपेक्षित है। अगर हम लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, और जब एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा तो एक अच्छे समुदाय का निर्माण हो जाएगा। आप लोगों का क्वेश्चन आया था कल कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है, तो मैंने समाज और समुदाय में अंतर पहले भी बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ कि जो समाज होता है वो सीमित होता है, ठीक है ना, वो हमारे आपके मोहल्ले तक सीमित रहता है। लेकिन जो समुदाय होते हैं उसमें कई समाज जुड़ते हैं, ठीक है ना। कुछ समाज होंगे जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते होंगे, कुछ समाज होंगे जो निगेटिव थिंकिंग रखते होंगे, कुछ समाज होंगे जो दोनों थिंकिंग रखते होंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो एक कम्युनिटी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों का मुख्य बिंदु है, शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता क्या है कि जब शिक्षक के अवसर प्रदान किए जा रहे हों, ठीक है ना, शिक्षा दी जा रही हो, तो उनके जो प्रयास है, जो सुविधाएं हैं, वो सभी लोगों को मिल सके। शिक्षा एक सांस्कृतिक अक्षय निधि है। शिक्षा आर्थिक विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक सशक्त तत्व है। यही कारण है कि शिक्षा का स्वरूप राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक शिक्षा सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई, परंतु सभी के लिए अवसर सर्वसुलभ नहीं हो पाए। शिक्षा प्रणाली में श्रेष्ठता लाने के लिए नई शिक्षा संस्थाओं में परिणात्मक वृद्धि तो हो रही है, किंतु शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक ह्रास दृष्टिगत होता जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, छोटे छोटे पब्लिक स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें परिणात्मक तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जो उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनके क्वालिटी में क्या होता है, डिक्रीजमेंट रेगुलरली चला आ रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोगों के मम्मी पापा पढ़े तो एक ही अध्यापक सारे सब्जेक्टों को लेके पढ़ा देता था, कभी कभी दो होते थे तो वो सारे सब्जेक्टों की ज्ञान दे देता था। आज जब हमारे पास सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं तो वो ज्ञान ही हमको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो उनको शिक्षा मिली है उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है, कहीं ना कहीं उनको वो अवसर नहीं मिले हैं जिसको वो सीख सके और हम लोगों को सिखा सके। शैक्षिक समानता का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। दो परिभाषाएं दी हुई हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। असमानताएं नहीं, सॉरी, समानताएं की बात हो रही है, ठीक है। एम.एस. गोरे 1975 के अनुसार अवसरों में समानता के निरपेक्ष लक्ष्य तथा इन कार्यों के लिए असमान पुरस्कार देने की सामाजिक आवश्यकता, जिनके लिए अपेक्षित कौशल, विशेषज्ञता, शारीरिक शक्ति या अन्य गुणों के स्तरों से संबंधित मांगे असमान होती हैं, के मध्य एक समझौता है। उनके अनुसार अवसरों की समानता के प्रत्यक्ष में गतिशीलता के माध्यमों तक समान पहुंच निहित हो। जैसे कि जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, तो जो हम लोग प्राप्त करने के बाद उसको फीडबैक देते हैं, फीडबैक के तौर पे हम लोग उसको पॉजिटिव फीडबैक में पुरस्कार, नेगेटिव फीडबैक में दंड देते हैं। तो यहीं पे हम लोगों ने असमानता शुरू कर दी। तो जब यहाँ असमानता शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बालक के जो मानसिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, और जब द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, तो पता चला कि वो उस शिक्षा को लेने से मना कर रहा है, तो क्या होगा, शिक्षा में जो अवसर मिल रहे हैं उनमें असमानताएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षा में समानता के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। एक निश्चित अवधि तक भेदभाव रहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, मतलब एक निश्चित समय, निश्चित अवधि, निश्चित स्थान पर, ठीक है ना,
ऐसा नहीं कि जो नीचे तबके का है वो दूर बैठेगा या जो उच्च वर्ग का है वो ऊपर बैठेगा। सभी को एक जगह बिठा कर और निःशुल्क तथा सभी को वही शिक्षा प्रदान करी जाती है। माध्यमिक स्तर पर विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था, यानी माध्यमिक स्तर पर हम लोगों ने बच्चों के इच्छा के अनुसार जिस भी वो फील्ड में हम जाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसका विभाजन किया है। विभाजन करके सबको एक साथ प्रदान करने की व्यवस्था की है। उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था करना ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सके। जो हमारे उच्च शिक्षा के स्तर हैं, ठीक है ना, उसमें सभी के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई है ताकि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना उन संस्थानों में जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान है, जो देश में महत्वपूर्ण योगदान है, उनको दे सकें। ठीक है। इसके बाद भारतीय शिक्षा में असमानता कैसे आई? तो सबसे पहले असमानता तो यही थी कि हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा को विरोध किया जाता था। ठीक है ना। जो हमारे जो वर्ण विभाजन है, उस वर्ण विभाजन में भी जो असमानताएं थी, ठीक है ना। हमारे क्षेत्रीयता में असमानता थी, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में असमानता थी, आर्थिक दृष्टि से असमानता थी। तो यही सारे कारण हैं जिनके कारण जो भारतीय शिक्षा है उसमें असमानताएं पाई गई। ठीक है ना। इनको देखिए, पुराने समय में हमारे यहाँ जो पूर्वज लोग थे वो स्त्री शिक्षा का विरोध करते थे। जो हम लोगों के पूर्वज लोग थे उन लोगों ने, उनका जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था उसमें शूद्रों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, क्षत्रियों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ब्राह्मणों के लिए अलग, उच्च वर्ग के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करी गई थी। इसीलिए जो भारतीय शिक्षा है उसमें थोड़ी बहुत असमानताएं पाई जाती हैं। इसके बाद क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता के तौर पर जहाँ पे साधन कम है, ठीक है ना, अनुचित विचारों के वाले हैं, उनको नहीं देते थे। जहाँ पे आर्थिक शोषण होता था वहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो कम होती थी। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जो लोग शहर में रहते उनको शिक्षा उत्तम मिलती थी, ग्रामीण लोगों को उन शिक्षण सामग्री तथा शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। आर्थिक दृष्टि से जो गरीब होता था वो अपने बालक को शिक्षा दिलवा नहीं पाता था, जो अमीर होते थे केवल उनके ही बालक शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। शैक्षिक अवसरों में असमानता के कारण क्या है कि जब शैक्षिक अवसर दिए भी जाते थे तो भी लोग नहीं ले पाते थे। तो सबसे पहला कारण निर्धनता। निर्धनता में सबसे पहला कारण वित्तीय, ठीक है ना। इस दृष्टि से हमारे विद्यार्थी प्रशासकों की उदासीन अभिव्यक्तियों, कभी कभी अनाचारों, सीमित साधनों, वित्तीय, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक समस्याओं के कारण उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है शैक्षिक गुणवत्ता के स्त्रीकृत प्रावधान। हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं, पब्लिक स्कूल, नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं, पंचायत द्वारा संचालित, सरकार द्वारा संचालित स्कूल तथा राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल। चारों प्रकार के विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता, वहां उपलब्ध भौतिक व शैक्षिक सुविधाओं, वहां के शैक्षिक कार्यक्रमों व वातावरण आदि में अंतर होता है। इन विद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता चाहे कोई दृश्य या पाठ्यक्रम में भिन्नता भले ही नजर न आए, परंतु भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितियों के बालकों के मध्य विभेदनकारी सामाजिक नेटवर्क का निर्माण अवश्य हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग ऊपर से शिक्षा तो दे रहे हैं, समानताएं भी दे रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों की आर्थिक स्थिति है, निर्धनता है, ठीक है ना, वित्तीय आपदा है, ठीक है ना, उसके कारण हम लोग या जो बालक वहां पढ़ता था उसके मन में भेदभाव की भावना, या जो लोग
ज़्यादा पैसे वाले हैं वो लोग दूसरे के भेदभाव की भावना को करके क्या कर देते थे, शिक्षा के अवसरों को खत्म कर देते थे। ठीक है ना। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, बुनियादी तौर पर शिक्षा का लक्ष्य है सभी का सर्वांगीण विकास, किंतु अनेक प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की वजह से शिक्षा सर्वसुलभ नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों की जो मनोधारणा है, कभी कभी उसके कारण भी हम लोगों को शिक्षा के अवसर नहीं उपलब्ध हो पाते थे। शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कुछ गांव में विद्यालय बने हैं, लेकिन कुछ गांव में आज भी विद्यालय 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, या जो 2 गांव हैं एक ही मजरे में आते हैं तो पता चला उन 2 गांव में एक गांव में विद्यालय है, एक में नहीं है, तो वहां के बच्चे कम से कम कुछ दूर पैदल चल के शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। तो इस वजह से भी शिक्षा में के अवसरों में असमानताएं मिल रही हैं। शारीरिक दोष, जो हमारे विकलांग विशिष्ट प्रकार के बालक हैं उन लोगों के लिए अवसरों की कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है ना। उनको इस प्रकार से देखा जाता है कि वो समाज से बहिष्कृत लोग हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनके जो शैक्षिक अवसर की असमानता है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद शैक्षिक अवसरों के क्या उपाय हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, ये दिए हुए हैं। तो जो इसके कारण है वो मतलब जो असमानताओं के कारण अगर हम उन्हीं को दूर कर देंगे तो यही उसके क्या हो जाएंगे, उपाय हो जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। विद्यार्थियों के घर के पास शिक्षा संस्था होनी चाहिए। ठीक है ना। छात्रावास की सुविधाओं का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यातायात साधन उपलब्ध हो। ठीक है ना। मैंने बताया ना कि जो असमानताओं के कारण थे अगर उनको हम उसमें बदल देंगे तो ये उपाय हो जाएंगे सब। निर्धनता छात्रों को छात्रवृत्तियां देनी चाहिए। शैक्षिक विकास की दृष्टि से समान नीति तैयार की जानी चाहिए। शिक्षण शुल्क संभवतः समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है ना। विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण, पूरक शिक्षण कार्यक्रम संचालित होने चाहिए। ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सशक्त करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे हम लोगों के पॉइंट थे और यहां से आपका ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा शैक्षिक अवसरों की समानता खत्म होता है। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। और बेटा ये मैं आप लोगों को डिजिटल साधन के तौर पर दे रहा हूं तो कम से कम मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी अपेक्षा कर सकता हूं। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को देखिए। मुझे ऐसी शिकायत मिली है कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है। थैंक यू क्लास।